जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन टीचिंग विद कौशल में। साथियों, अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप लोग देख रहे हो ये यूपी पुलिस कांस्टेबल जो 25 अक्टूबर 2018 पेपर हुआ था, उसका मैं ये वीडियो सोल्यूशन लेके आया हूँ। तो साथियों, वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो साथियों, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाला अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और आपकी यूपी पुलिस की तैयारी में 4 चांद लग सकें। साथियों, तो सबसे पहले हम लोग करेंगे अपने सामान्य ज्ञान के प्रश्न। इसमें हमारा प्रश्न नंबर 1 क्या है? भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किसके संबंधित है? जो भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 है, इसका संबंध किससे है? संसद का संविधान, उपराष्ट्रपति का चुनाव, संसद के दोनों सदनों की अवधि, या फिर भारत के अटॉर्नी जनरल। तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 में किया गया है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 2, सीरिया की राजधानी है। सीरिया की राजधानी कहां है? बताइए, कहां है सीरिया की राजधानी? तो सीरिया की राजधानी कहां? दमिश्क। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, दमिश्क। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 3, म्यांमार की मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है? इनमें से म्यांमार की मुद्रा का नाम क्या है? तो क्या क्यात? म्यांमार की मुद्रा का नाम क्यात है। एक क्यात का वजन 16.3 ग्राम। एक क्यात का जो वजन होता है वो 16.3 ग्राम चांदी के बराबर होता है। किसके? चांदी के बराबर होता है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 4, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? तो कौन सा है? नाइजीरिया। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर रहेगा, नाइजीरिया। इसमें 181 मिलियन, कितने? 181 मिलियन से अधिक लोग यहाँ रहते हैं। यहाँ 181 मिलियन से अधिक लोग रहते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 5, उत्तरी अमेरिका के निम्नलिखित देशों में से कौन से देश में वन भूमि का क्षेत्रफल उसके कुल भूमि क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में उत्तरी अमेरिका के क्षेत्र में सबसे अधिक है? उत्तरी अमेरिका का ऐसा कौन सा देश है जिसमें सबसे अधिक वन क्षेत्र हैं? कौन सा देश है इनमें से? कौन सा? कनाडा। ये उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा ऐसा देश है जिसमें सबसे अधिक मात्रा में वन पाए जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? इनमें से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो साथियों, कावेरी नदी कहाँ गिरती है? बताइए कहाँ? ठीक है, लेकिन जो नर्मदा नदी है, कौन सी? नर्मदा नदी है, ये बंगाल की खाड़ी में ना गिर के ये कहाँ गिरती है? खंबात की खाड़ी में। कहाँ? ये खंबात की खाड़ी में गिरती है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 7 हमारा क्या हो जाएगा? मानवाधिकार कार्यकर्ता कृति भारती किस सामाजिक बुराई के विरुद्ध लड़ाई में शामिल हैं? जो मानवाधिकार की कार्यकर्ता हैं कृति भारती, ये सामाजिक बुराई के खिलाफ हैं, बट किस सामाजिक बुराई के खिलाफ हैं ये हमें बताना है। तो किसके? ये बाल विवाह के, ये बाल विवाह के बहुत ही खिलाफ हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 8 हमारा क्या हो जाएगा? भारत सरकार छत्तीसगढ़ को एक विशेष नक्सल विरोधी युद्ध बल प्रदान करने जा रहा है, उसका नाम क्या है? जो भारत की सरकार है, छत्तीसगढ़ में एक नक्सल विरोधी युद्ध बल, एक बहुत ही विरोधी युद्ध दल देने वाला है, उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या? ब्लैक पैंथर। ऑप्शन में ए हो जाएगा, ब्लैक पैंथर। इसी की घोषणा कब की गई? तो अब 2018 में राजनाथ सिंह ने इसकी घोषणा की थी। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 9, भारत और पाकिस्तान के बीच किस वर्ष शिमला समझौता हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच किस वर्ष शिमला समझौता हुआ था? तो साथियों, कब हुआ था? 1972 में। सन 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता किया गया था। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 10, 2018 में किस शहर में नाबार्ड ने जलवायु परिवर्तन केंद्र स्थापित किया है? 2018 में नाबार्ड ने कहां पर जलवायु केंद्र स्थापित किया है? तो कहां किया है? लखनऊ। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लखनऊ में किया है। और ये कब किया है? 2018 में किया है। हमारा अगला प्रश्न क्या है?
प्रश्न नंबर 11, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष क्रिस्टिन लैगार्ड किस देश की हैं? जो क्रिस्टिन लैगार्ड है ये किस देश की हैं? कहाँ की हैं? ये फ्रांस की हैं। कहाँ की? ये फ्रांस की रहने वाली हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 12 हमारा क्या हो जाएगा? खून में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त के थक्के का गठन होता है। खून में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त के थक्के का गठन होता है। इन कोशिकाओं को क्या कहते हैं? इन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? तो इन्हें क्या कहा जाता है? थ्रोम्बोसाइट। क्या? थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 13 हमारा क्या हो जाएगा? जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान नर और मादा गैमेट का संलयन एक कोशिका बनाने के लिए होता है। जीवित प्राणियों में जो निषेचन होता है उसमें नर और मादा गैमेट का एक संलयन की एक कोशिका होती है, उसे क्या कहते हैं? उस कोशिका को क्या कहते हैं? तो क्या? युग्मनज कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा युग्मनज। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 14, आराम करने वाले व्यक्ति की नाड़ी की दर आमतौर पर प्रति मिनट कितनी होती है? आराम करने वाले व्यक्ति की जो नाड़ी की दर होती है आमतौर पर कितनी होती है? तो साथियों कितनी होती है? 60 से 75। 60 से 75 बार जो नाड़ी है ना ये इसमें रक्त पंप होता रहता है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 15 हमारा क्या हो जाएगा? एक बार ढाले जाने के बाद गर्म करके नरम न किए जा सकने वाले प्लास्टिक को क्या कहते हैं? जैसे मान लो मैं एक बार किसी प्लास्टिक को पिघलाकर उसे किसी वस्तु में परिवर्तित कर दिया, उसके बाद उसे परिवर्तित दोबारा नहीं कर सकते, तो उसे क्या कहते हैं? उस प्लास्टिक को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं क्या? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 16 हमारा क्या हो जाएगा? एक वयस्क इंसान सामान्य रूप से 24 घंटे में लगभग 1 से कितने लीटर मूत्र विसर्जित करता है? एक जो मानव है वह 24 घंटे में कम से कम 1 से लेकर 1.5 लीटर मूत्र विसर्जन करता है। कितना? 1.5 लीटर मूत्र विसर्जन करता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ए भी हो सकता है और ऑप्शन नंबर डी भी हो सकता है, तो इसके दो आंसर हो सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 17, 11 दिसंबर 2024 को संयुक्त राष्ट्र ने संकल्प 69/131 द्वारा योग के अंतरराष्ट्रीय दिवस के रूप में कब मनाया गया है? अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है। वह आपको घुमाने की कोशिश कर रहा है लेकिन आपको गोल गोल नहीं घूमना है। तो क्या हो जाएगा? अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 21 जून। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 21 जून। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 18, 1943 में विटामिन के आविष्कार के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? 1943 में जो विटामिन के की खोज के लिए किसे नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो किसे किया गया था? ऑप्शन नंबर बी, डेजी एंड डैम। कौन? डेजी एंड डैम को दिया गया था। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 19, inside ivy and row the rolling stone that gathered moss. inside ivy and row the rolling stone that gathered moss. इस पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन? के शंकरन नायर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा के शंकरन नायर। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 20 हमारा क्या हो जाएगा? किस संशोधन ने संसद और राज्य विधान मंडलों पर माल और सेवा कर को नियंत्रित करने वाले कानून बनाने के लिए एक शक्ति प्रदान की है? माल और सेवा कर पे बनाने वाले को कौन सी शक्ति प्रदान की है? तो कौन सी शक्ति प्रदान की है बताइए आप लोग। उसका संशोधन कब हुआ था? 122वां संशोधन विधेयक है जो 2014 में लागू किया गया था। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 21, एक अनाधिकृत कंप्यूटर प्रोग्राम एक अधिकृत कार्यक्रम की तरह व्यवहार करता है जिससे वह वास्तव में क्या कर रहा है उसे छिपाता है। इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो अधिकृत मतलब कार्य की तरह वर्क करता है और वह क्या कर रहा है ये वह छिपाता रहता है। इसे क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स की संज्ञा दी जाती है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 22 हमारा क्या हो जाएगा? जकार्ता एशियाई खेल 2018 में शूटिंग में स्वर्ण पदक जीतने वाले 16 वर्षीय
सौरभ चौधरी उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित हैं? सौरभ चौधरी का संबंध यूपी के किस जिले से है? तो किससे? सौरभ चौधरी यूपी के मेरठ से हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मेरठ। हमारा अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? इनमें से यमुना की सहायक नदी कौन सी नहीं है? केन है, बेतवा भी है, चंबल भी है, लेकिन कल्याणी नहीं है। कौन सी? कल्याणी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 24, मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी पाई जाती है, यूपी के किस जिले में पाई जाती है? ऐसी कौन सी मृदा है जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी पाई जाती है? वह यूपी के किस जिले में पाई जाती है? तो कहां पाई जाती है ये मृदा? जौनपुर। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही रहेगा, जौनपुर में ये मृदा अधिकाधिक पाई जाती है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 25, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है? यूपी का इनमें से कौन सा जिला बुंदेलखंड का हिस्सा है? आपको पता है कौन सा? महोबा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा, महोबा। यूपी के बुंदेलखंड क्षेत्र में महोबा आता है, चित्रकूट आता है, झांसी आता है, जालौन आता है, ललितपुर आता है, वांदा आता है और हमीरपुर। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 26, अशोक स्तंभ में उत्तीर्ण किए हुए शेर का मुख जिसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है, वह कहाँ संरक्षित है? मतलब उसे कहाँ रखा गया है? अशोक स्तंभ को कहाँ पर सुरक्षित या किस संग्रहालय में रखा गया है? तो उसे कहाँ रखा गया है बताइए आप लोग? उसे सारनाथ। कहाँ? उसे सारनाथ में रखा गया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सारनाथ। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 27, चंदेल शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जीजक भक्तिया जय होटी के नाम से जाना जाता था? जिस समय जो चंदेल लोग शासन कर रहे थे उस समय यूपी का कौन सा क्षेत्र ऐसा है जो जीजक भक्तिया जय होटी के नाम से जाना जाता था? तो कौन सा? बुंदेलखंड का एरिया, जो बुंदेलखंड का एरिया है उसे इस नाम से जाना जाता था। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 28, उत्तर प्रदेश सरकार की महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका 1874 में प्रकाशित करने का श्रेय दिया जाता है, जिसके संपादक भारतन हरिश्चंद्र थे। भारतन हरिश्चंद्र ने 1874 ईस्वी में यूपी की महिलाओं से संबंधित कौन सी पत्रिका जारी की थी? तो कौन सी जारी की थी? बाल बोधिनी। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर रहेगा, बाल बोधिनी। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 29, प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खां यूपी के किस जिले से संबंधित हैं? प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खां यूपी के किस जिले से संबंधित हैं? तो किससे? इटावा से संबंध है इनका, इटावा जिले से इनका संबंध है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 30, तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई? तो तीसरी बौद्ध समिति थी ये किस शहर में आयोजित की गई थी? तो कहाँ? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में इसे किया गया था। साथियों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 31, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो साथियों, किस वर्ष हुई थी? 1935। 1935 में आरबीआई की स्थापना की गई थी। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 32, चेम्माचेरी कुन्ही रमन नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित हैं? ये चेम्माचेरी कुन्ही रमन हैं, इनका संबंध किस नृत्य से है? इनका संबंध है कथकली। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है, कथकली। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 33, खाद्य और कृषि संगठन कॉर्पोरेट सांख्यिकी डेटाबेस 2016 के अनुसार प्याज के उत्पादन में भारत की कौन सा स्थान है? प्याज के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो कौन सा? द्वितीय स्थान। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्वितीय स्थान। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 34, वित्तीय वर्ष 2017-2018 के दौरान भारत के निर्यात में वृद्धि कितनी हुई थी? 2017 और 2018 में भारत में कितने % वृद्धि की गई थी? तो कितनी? 9.8% की वृद्धि हुई थी। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 35, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग
नागरिकता से संबंधित है? नागरिकता से संबंधित कौन सा भाग है? तो किसमें? भाग दो में सिटीजनशिप का उल्लेख किया गया है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 36। भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत किस वर्ष कितने वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने में काम न करने के लिए निषेध किया गया है? मतलब कितने वर्ष से कम उम्र के बच्चे कार्य नहीं कर सकते किसी भी कारखाने में? तो कितने? 14 वर्ष से कम। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 37। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति की चुनाव से प्रक्रिया से संबंधित है? राष्ट्रपति की चुनाव की प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है? तो किसमें? आर्टिकल 55 में इसका उल्लेख किया गया है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 38 हमारा क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन भारत में पहली लोकसभा के उपसभापति थे? भारत की जो पहली लोकसभा के उपसभापति थे वह कौन थे? तो कौन थे? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, तो अब हम लोग करेंगे अपने हिंदी के प्रश्न। इसमें हमारा पहला प्रश्न क्या है? कर्मवाच्य में प्रधान होता है। कर्मवाच्य में कौन सा अंक प्रधान होता है? तो क्या कर्मवाच्य में हमेशा कर्म प्रधान होता है? क्या कर्म प्रधान होता है? हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 15। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कार्य कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें क्या कहते हैं? जिनमें लिंग, वचन, कारक के कार्य कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें अव्यय कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 16। ये चिन्ह है, ये कौन सा चिन्ह है? तो कौन सा? ये एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 117। मुहावरे अपना सामान्य अर्थ न देकर कौन सा अर्थ प्रकट करते हैं? मुहावरे अपना सामान्य अर्थ न देकर वह कौन सा अर्थ प्रकट करते हैं? तो कौन सा? एक विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 118। एक पंथ दो काज लोकोक्ति का अर्थ क्या है? एक पंथ दो काज, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? एक ही काम से दो लाभ होना। एक ही काम से दो लाभ होना। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 119। हास्य रस का स्थायी भाव है। ये हास्य रस है, इसका स्थायी भाव क्या होता है? तो किसका? इसका स्थायी भाव हास्य होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 120। कुंडलियां छंद में कितने चरण होते हैं? कुंडलियां छंद में कितने चरण होते हैं? तो कितने होते हैं? 6। कुंडलियां छंद में 6 चरण होते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 121। वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति किस अलंकार में होती है? वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति किस अलंकार में होती है? तो किसमें होती है? अनुप्रास अलंकार। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर रहेगा, अनुप्रास अलंकार। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 122। शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो वह क्या? वह वर्ण या ध्वनि, वर्ण या ध्वनि कहलाती है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 123। तपस्वी का स्त्रीलिंग रूप होगा। जो तपस्वी है इसका स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए तपस्विनी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 124। आचार्य का पुल्लिंग अर्थ क्या होता है? जो आचार्य है इसका पुल्लिंग अर्थ क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? आचार्य। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, आचार्य। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 125। पुस्तक रखी है वाक्य में कौन सा वचन है? जो पुस्तक रखी है इस वाक्य में कौन सा वचन है? तो इस वाक्य में कौन सा वचन है? एक वचन। ऑप्शन नंबर ए माना जाएगा एक वचन। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 126। शिक्षक ने पाठ पढ़ाया किस कारक का प्रयोग किया गया है? शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, इसमें किस कारक का प्रयोग किया गया है? तो किसका? कर्ता कारक का प्रयोग किया गया है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 127। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? जो पुरुषवाचक सर्वनाम है इसके कितने भेद होते हैं? तो इसके 3 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर रहेगा, 3 भेद। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 128। विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? जो विशेषण है इसके मुख्यतः कितने भेद होते हैं? तो विशेषण के कितने? 6 भेद होते हैं, 6। विशेषण के 6 भेद होते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 129।
निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है? इनमें से कौन सा एक विशेषण नहीं है? तो क्या नमक में कोई भी विशेषण नहीं है? नमक एक क्या है? नमक एक संज्ञा शब्द है। कौन सा? संज्ञा शब्द है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 130। किसी कार्य को करने या न होने का बोध वाले शब्द क्या कहलाते हैं? किसी कार्य को करने या होने का बोध वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो क्या क्रिया कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्रिया। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 131। निम्न में से क्या काल कहलाता है? इनमें से काल को क्या कहते हैं? तो क्या क्रिया के घटित होने का समय काल कहलाता है। क्रिया के घटित होने का समय काल कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 132। संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो आपको पता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। क्या? तत्सम कहते हैं। जो संस्कृत से ज्यों ही त्यों प्रयोग किए जाते हैं तत्सम शब्द कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 133। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? इनमें से कौन सा एक तद्भव शब्द है? तो कौन सा है तद्भव? माथा। माथा एक तद्भव शब्द है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 134। समान अर्थ बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? समान अर्थ बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो समान अर्थ बताने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 135। अग्रज का सही विलोम क्या होता है? जो अग्रज है इसका सही विलोम क्या हो जाएगा? तो अग्रज का मतलब होता है क्या? आगे, सॉरी आगे या बड़ा। तो इसका क्या हो जाएगा? अनुज। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अनुज। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 136। धन का मतलब क्या होता है? धन का मतलब क्या होता है? तो धन का मतलब क्या होता है? अर्थ। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, अर्थ। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 137। अपने जीवन पर स्वयं लिखी गई कथा वाक्यांश के लिए एक शब्द। अपने जीवन पर स्वयं लिखी गई कथा या रचना को क्या कहते हैं? तो उसे आत्मकथा कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा, आत्मकथा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 138। अन्न या अन्य। एक अन्न का मतलब होता है अनाज और दूसरे अन्न का मतलब होता है क्या? दूसरा। क्या? दूसरा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 139। निर्गुण शब्द में उपसर्ग है। निर्गुण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो कौन सा? निर। निर्धन गुण हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 140। खिलौना शब्द में मूल शब्द क्या है? खिलौना में मूल शब्द क्या है? तो क्या जाएगा? खेल। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है, खेल। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 141। स्वर संधि में किसका मेल होता है? तो स्वर संधि में स्वरों का मेल होता है। किसका? स्वर संधि में हमेशा स्वरों का मेल होता है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 142। उन्होंने कहा जाना है, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? कौन सी अशुद्धि है? तो उन्हों की जगह उन्होंनों की, सॉरी उन्होंनों की जगह यहाँ उन्हें होता, उन्हें कहा जाना है, तो ये हमारा सही हो जाता। तो इसमें कौन सी है? सर्वनाम संबंधी जो है ना अशुद्धि है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 143। सामसिक पद को तोड़ना क्या कहलाता है? सामसिक पद को तोड़ना क्या कहलाता है? तो क्या? समास विग्रह कहलाता है। सामसिक पद को तोड़ना समास विग्रह कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 144। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोगों को मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देना है। दोस्तों आज की ये क्लास आपको कैसी लगी कृपया मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं तथा मेरे वीडियो को लाइक शेयर तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों के पास शेयर तो करते ही रहें ताकि वह लोग भी यूपी पुलिस की तैयारी बहुत अच्छे ढंग से कर सकें। तो साथियों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।